हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का प्रज्ञान इनसाइट एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर पर जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, लेट्स स्टार्ट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जर्नी इन द सेशन ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें जो हम इंक्लूड करने जा रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की जो बैकग्राउंड था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैकग्राउंड रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, उस पर हम कुछ क्षण चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम इसके जो मेन एस्पेक्ट है उस पर मूव करेंगे। दैट मींस कि सेकंड पॉइंट हमारा होगा डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रातों रात बनकर तैयार नहीं हुआ है, बल्कि उसमें एक काफी लंबे समय लगा है। तो वो लंबे समय लगा और किस प्रकार से उसकी प्रोसेस हुई है, वो सारी प्रोसेस पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत ही करेंगे कि जो हमारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसकी डिमांड सबसे पहले कब की गई थी और वो कब फॉर्मेशन में आई, उसका जो इलेक्शन हुआ वो कब हुआ, आदि आदि हम सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन किसका, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, दैट मीन संविधान सभा का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, उसके बाद वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 4 तक जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपना काम करना शुरू कर देती है और उस कार्य के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है, ये सारी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। एंड देन पॉइंट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हां, अब पॉइंट नंबर 4 तक कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो चुका है। पॉइंट नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से और कब एक्सेप्ट किया गया, एडॉप्ट किया गया। पॉइंट नंबर 6 में हम बात करेंगे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट आती है, कितनी कॉस्ट आई है, कितना खर्च हमारा उस समय में हुआ था। एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 में हम बात करेंगे सोर्स ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, आपने कई सेपरेटली पॉइंटों में पढ़ा होगा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो उन पर भी हम जो है कहें कि इन शॉर्ट हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये 7 पॉइंट हैं आज की पूरी यात्रा, जो आपकी यात्रा को सुगम बनाने वाली है। इन सातों पॉइंटों पर वन बाय वन करके हम डिस्कस करने वाले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, दैट मीन्स की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके दोस्तों, जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में हमारे देश की अगर हम राजनीतिक स्थिति की बात करें तो एकदम सुदृढ़ हो चुकी थी, या ऐसा समझ सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनके तैयार हुआ तो हमारा देश भी एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनकर के तैयार हो चुका था। इवन संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनकर जो है बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन ये जो सपना था हमारा, जो पिछले कई 100 सालों से हम देखते आ रहे थे, ये सपना पूरा किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनकर तैयार हुआ। लेकिन ये, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन रातों रात बनकर तैयार नहीं हुआ, बल्कि एक ये लंबी यात्रा रही है। इस लंबी यात्रा से अगर हम बात करें, शुरुआत करें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि 1947 से पहले, जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब हम ब्रिटिश के अंडर में थे, जब ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे थे, तो उस समय में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कुछ एक्ट पास किए गए थे भारत में। जैसा कि मैंने कल वाले सेशन में लिया था, कल वाले सेशन में मैंने उन सभी एक्ट पर चर्चा की थी, सभी इंपॉर्टेंट जो एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लागू किए थे भारत के लिए, उन सभी एक्टों पर हमने एपिसोड नंबर 3 में चर्चा की थी। क्लियर है ना? तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं एक्ट पर हम बात कर रहे हैं कि 1947 से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, या कहें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट पास किए थे भारत में रूल करने के लिए, भारत में शासन के लिए। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण एक्ट अगर मैं नाम बताऊं तो उनमें से जैसे एक इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861, उसी प्रकार से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए 1909, 1919 एंड 1935। और इन सभी एक्टों में जो भी एक्ट 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के लास्ट तक 1947 तक के जो एक्ट आए, उन सभी एक्टों में का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई एक्ट था तो वो इंडिया के लिए ना, इंडिया के लिए अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था तो वो था एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों इसको? क्योंकि इस एक्ट के पास होने के बाद में, यह कहें कि इस एक्ट
जब ये एक्ट पास हुआ तो इस अकेले एक्ट से हमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस मिल चुके थे, ऐसे बहुत सारे जो हमारे सेक्शन थे जो आज के वर्तमान के संविधान में ऑलमोस्ट समझिए कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें इस एक्ट से ऑलमोस्ट 2000 से भी ज्यादा, माफ कीजिएगा 200 से भी ज्यादा सेक्शन या आर्टिकल जो है सीधे तौर पर ले लिए गए थे। 200 से भी मोर देन 200 सेक्शन। ठीक है, तो इसलिए इस एक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया, सबसे इंपॉर्टेंट यही एक्ट था और इसी एक्ट से हमें इंस्पिरेशन मिली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन सिर्फ ये एक्ट ही जिम्मेदार नहीं है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सभा का निर्माण किया जाए या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, संविधान बनकर तैयार हो, बल्कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ अगर मुद्दे थे तो वो था हमारा स्वतंत्रता संग्राम। जी हाँ दोस्तों, उस समय तक दैट मीन्स कि 1935 के बाद के जो समय आया, भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम भारत में चल रहे थे, उन्होंने अब जोर पकड़ना शुरू कर दिया था और उन्हीं के कारण, उन्हीं स्वतंत्रता संग्राम के कारण अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह समझ चुकी थी कि अब भारत पर रूल करना और अधिक लंबे समय तक रूल करना अब पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब भलाई इसी में है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब संविधान सभा बनाने की अनुमति दे देना चाहिए ताकि हम शांतिपूर्वक वापस अपने होम टाउन निकल सके, होम कंट्री निकल सके। ठीक है, भारत छोड़ करके हम वापस जा सके। तो दोस्तों यही यात्रा थी संविधान सभा के प्रारंभ की। दैट मीन्स कि अब जो है संविधान सभा की मांग अब बड़े जोरों पर थी। भारत जो कांग्रेस थी, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, अब वो बहुत जोरों से संविधान सभा की मांग कर रही थी ताकि वो अपनी पसंद का संविधान बना सके, संविधान बना करके अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराकर स्वयं प्रशासन देश पर कर सके, अपने देश को अपने अनुसार चला सके। तो संविधान सभा की मांग शुरू होती है, लेकिन कहां से होती है? आइए अब हम बिल्कुल जीरो से इस बात को उठाकर चलते हैं कि संविधान बना कैसे था, संविधान का निर्माण दैट मीन्स हुआ कैसे था। क्लियर है? तो अब बिल्कुल जीरो से हम चर्चा करेंगे, ये एक हिस्टोरिकल